हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th की मैथ पढ़ाने वाली हूँ। इसमें भी मैं आपको सेट्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, सेट्स जो पहला चैप्टर है आपका, और उसमें भी एक्सरसाइज 1.1 में आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास सेट है उसका आप बुक में देखिए पहले कि जो सेट है समुच्चय, उसको समुच्चय बोलते हैं, सेट्स। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें पता होना जरूरी है, जैसे कि संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपको संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसके लिए। ओके, तो ये मैं आपको, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसको हम एन कहते हैं। उसके बाद जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जेड प्लस क्या है, अब यहाँ पर जो जेड है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। इसका मतलब जेड प्लस क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू प्लस है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर जो क्यू था वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय था, लेकिन यहाँ पर जो क्यू प्लस है इसका मतलब है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ आर प्लस है, आर प्लस का मतलब है कि धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना जरूरी है। अच्छा, ये आपको इसमें ज्यादा कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने अलग से एक आपको बना के रखा है पर्चा, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये मैंने पहले से ही इसको बना के रखा हुआ है। इसमें क्या है, मैंने कुछ संख्याएं लिखी। जैसे पहली संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं और इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं सभी बच्चे जानते हैं, उसमें क्या 1 2 यानी कि 1 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ती हुई चली जाती हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट किया जाता है, इसे हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। उदाहरण के लिए 0। अब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर हम 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी कि होल नंबर, ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं, ये 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये भी पॉजिटिव ही होती हैं। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होती हैं कभी। और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी 1 से शुरू होती हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक की। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं को z बोलते हैं, z से डिनोट करते हैं। ओके, और इसको ना इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को z से डिनोट करते हैं और इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो माइनस की संख्याएं होंगी और 0 और प्लस की संख्याएं, ठीक है, माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं, ये सभी संख्याएं मिल करके पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि माइनस की भी संख्याएं हमको लेना है, इधर भी माइनस की संख्याएं बढ़ती हुई जाएंगी, यहाँ बीच में 0 आ जाएगा और इस तरफ प्लस की संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ओके, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और q शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, p अपॉन q के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें ही हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और परिमेय संख्याओं को हम q से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, अब यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, कि कंडीशन होती है। तो जितनी भी संख्या है वो अपॉन के रूप में, बटे के रूप में लिखी होनी चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/4, माइनस की भी होती है। ठीक है, इसमें माइनस की संख्याएं भी होती हैं। यहाँ पर 0.5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बनेगा, फिर ऊपर नीचे इसको कट कर देंगे, यानी जब इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। जब ये 1/2 आ जाएगा तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हुई। ठीक है, और इस प्रकार माइनस की संख्याएं भी, जो पॉइंट की संख्याएं होती हैं, माइनस की संख्याएं, वो भी परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को i से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को i से डिनोट करते हैं और इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, जबकि पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं और इसको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर नंबर और यहाँ पर इरेशनल नंबर। यहाँ जो i है, यहाँ तो i लिखा रहता है, लेकिन जो पूर्णांक है यहाँ को, यहाँ भी हम इंटीजर बोलते हैं लेकिन इसको z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तथा q शून्य नहीं हो सकता है। q तो इसमें भी शून्य नहीं हो रहा था और q तो यहाँ भी शून्य नहीं हो सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन p अपॉन q के रूप में इनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इसको i से डिनोट किया जाता है। ठीक है, i से डिनोट करते हैं और ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि √2, ठीक है, √3, √7, √5,
पाई, ठीक है, पाई लिखा हुआ है और यहाँ पर ई, तो ये सारे जो है अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जो ये ई है, ई आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और इंटर में है, आपको पढ़ने को मिलेगा ई आगे। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं ई की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी जो है ये एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं को आर से डिनोट करते हैं और इसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को आर से डिनोट किया जाता है और इसको रियल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं शामिल होती हैं, यानी परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होंगी, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जैसे कह सकते हैं -5, 0, 1.5, 3/2, √5, 7। अब इसमें कुछ परिमेय संख्याएं शामिल हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हैं, तो हम इनको वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। अब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि नॉन रियल नंबर। तो नॉन रियल नंबर क्या होते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अवास्तविक संख्याओं को नॉन रियल नंबर बोलते हैं और नॉन रियल नंबर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है, जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जो ये 1 लिखा हुआ है रूट का, वो माइनस का है। यहाँ पर भी जो 4 लिखा हुआ है वो भी माइनस का है। रूट के अंदर जो भी संख्या हो वो माइनस की हो, ठीक है, जो भी संख्या हो वो माइनस की हो, तो ये नॉन रियल नंबर कहलाते हैं आई, ठीक है। और यहाँ पर भी आई है, लेकिन ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो आई होप आपको संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई हैं, तभी आप ये जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 अब समझाती हूँ कि इसमें है क्या। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, और अगर है तो हमें अपने उत्तर का कारण भी देना है कि वो क्यों है, ठीक है। कुछ कारण यहाँ पर लिखना है हमें, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि जे अक्षर से कौन कौन से आता है, जनवरी आता है, ठीक है, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून होगा, ठीक है, फिर जुलाई होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर नहीं होगा। यानी कि सिर्फ 3 ही महीने ऐसे आते हैं, जनवरी, ठीक है, फिर जून, फिर जुलाई, 3 महीने ही ऐसे आते हैं। तो ये हम इसको कह सकते हैं, सुपरिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट है तो इसका आंसर हमें ना कुछ ऐसे लिखना है। ऐसे क्या लिखना है, एक तो जनवरी लिखना है, ठीक है, और जून लिखना है, उसके बाद जुलाई लिखना है। अब बस इसके बाद कोई अक्षर नहीं आते जो कि जे से प्रारंभ होते हैं। 3 ही अक्षर ऐसे होते हैं, ठीक है, 3 ही मंथ नेम ऐसे होते हैं जो कि जे से प्रारंभ होते हैं। अब इसका जो रीजन लिखना है, जो कारण लिखना है, वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने परिभाषित हैं, ठीक है, ये परिभाषित है, इनको हम काउंटिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। परिभाषित होने का मतलब इनकी काउंटिंग कर सकते हैं या फिर काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यही परिभाषित और अपरिभाषित होता है। परिभाषित होने का मतलब इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ष के महीने परिभाषित हैं, ठीक है, परिभाषित है। तो हमने एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने हैं जो वो परिभाषित है, ठीक है। अब जब ये परिभाषित है, अतः यह संग्रह, जो ये संग्रह हमने बनाया है, यह संग्रह कैसा है, यह संग्रह एक समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है, समुच्चय है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, बिना लैंग्वेज लिखे आपको समझाऊंगी, क्योंकि सब में लगभग यही लैंग्वेज लिखनी है, सुपरिभाषित है या नहीं है, परिभाषित है या नहीं है, आपको बस यही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब क्या ये पता लगाना संभव है कि भारत में सबसे अधिक जो प्रतिभाशाली 10 लेखक हैं, उनकी अगर हम गिनती या सूची बनाने को कहें तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जान सकते ना किसके अंदर कितनी प्रतिभा है, ठीक है, कौन कितना प्रतिभाशाली है, हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है या फिर परिभाषित नहीं है, ठीक है। आप चाहे सुपरिभाषित लिखें, आप चाहे परिभाषित लिखें, वो एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है
सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है और इसमें आपको ये भी नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें तो कुछ हमें मिला ही नहीं बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे क्या? इसमें सिर्फ हमें लैंग्वेज ही लिखना है और इसमें ये चीज नहीं बनेगी। तो आपको क्या लिखना है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के अगर हम 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये भी शायद हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं बता सकते ना वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं या फिर सबसे अधिक बल्लेबाज है, मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लैंग्वेज क्या लिखना है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, बस इतनी ही लैंग्वेज इसमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है नंबर 4 में, देखिए क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के, तो आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे आप उनको गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं किसी भी कक्षा में। ठीक है, किसी भी कक्षा में बच्चों को गिना जा सकता है, तो ये सुपरिभाषित है, गिन सकते हैं, परिभाषित है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना क्या है? अच्छा, इसमें ये चीज नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि हमें कोई गिनती तो दी नहीं है जो हम उसकी गिनती बनाएं या फिर बच्चों को लिखें, तो ये नहीं लिखना है। आपको इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। क्या लैंग्वेज लिखना है कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, ये आपकी वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कक्षा के सभी बालकों का संग्रह जो है वो सुपरिभाषित है। ठीक है, सुपरिभाषित है, अतः यह जो संग्रह है एक समुच्चय है। आपको सिर्फ इतना लिखना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर क्या 5वां नंबर है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं, अच्छा इसमें हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 5वां देख लीजिए, इसमें हम बनाएंगे कैसे? 100 से कम प्राकृत संख्याएं। 100 से कम प्राकृत संख्याएं कैसे? 1 2 3 4 और डैश 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 लगाकर कितना 99 तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 से कम बोला है। ठीक है, 100 से कम बोला है ना, तो इसलिए 99 तक लिखेंगे। और इसमें लैंग्वेज क्या लिखना है? लैंग्वेज देखिए क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, यह संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय है या नहीं यही तो हमको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया। अब इसके बाद 6वां देखिए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक जो प्रेमचंद्र है, कोई भी लेखक होगा जब वो उपन्यास लिखा होगा उसने, तो उसको पता होगा ना उसने कितने उपन्यास लिखे हैं अपनी पूरी जिंदगी में, उसने कितने उपन्यास लिखे हैं, उसने कितनी किताबें लिखी हैं। ठीक है, उसको तो पता होगा, उसकी गिनती है। ठीक है, उसकी गिनती है, उसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी आपको सिर्फ लैंग्वेज ही लिखना है कि लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, अतः यह जो संग्रह है वह एक समुच्चय है। ठीक है, आपको इसमें इतना लिखना है। फिर यहाँ पर 7वां क्या है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। और समपूर्णांक जो होते हैं ना सुपरिभाषित होते हैं, क्योंकि समपूर्णांक हमें पता है पहले से ही कि हमें इसमें समपूर्णांक ही लिखना है, और कोई भी समपूर्णांक कहीं पर भी लिखा होगा तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि यह समपूर्णांक संख्या ही है। अगर हम किसी भी संख्या की बात करें, मान लीजिए हम 12 की बात करते हैं, 24 की बात करते हैं, तो अगर आप 12 को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यह समपूर्णांक है। ठीक है, अगर आप 26 लेते हैं, 26 को अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये समपूर्णांक है। तो आप आराम से पहचान सकते हैं संख्याओं को। तो समपूर्णांकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, तो इसमें भी लैंग्वेज लिखना है कि समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, अब 8वां क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में यानी कि प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं, क्या उनकी गिनती की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, हम आराम से इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 9वां है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर, क्या उनकी कोई गिनती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है ना, कि कौन से जानवर खतरनाक हैं, कौन से नहीं है। हम देखकर भी नहीं बता सकते कि कौन से जानवर ज्यादा खतरनाक हैं, कौन से नहीं है। कुछ जानवर तो शांत होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। और इस प्रकार से आपका पहला जो प्रश्न है 1.1 का यहीं पर खत्म। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए जो है उसमें क्या क्या हमें दे रखा है? ए में हमें दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इस तरह से कोष्ठक बनाया जाता है, ब्रैकेट बनता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 से लेकर के 6 तक। अब बोला है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। अच्छा, ये जो प्रतीक लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए,
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जो ये बना हुआ है, ये जो साइन बनता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और जो ये ऐसे करके बनता है उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बस यहाँ नॉट लगा देते हैं और ये बिलोंग्स टू ऐसे लिख देना होता है, नॉट बिलोंग्स टू। लेकिन ये हमें लिखना नहीं होता है, ये हमको समझना है कि ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू है, हमको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए वापस से, जो ए है, ए में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब बोला है या तो बिलोंग्स टू भरेंगे या तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू आपको फिल करना है इसमें। तो देखिए 5 यहाँ पर क्या आएगा? क्या 5 ये ए में बिलोंग कर रहा है? 5 समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ बिलोंग्स टू फिल कर दिया जाएगा, बिलोंग्स टू यहाँ फिल हो जाएगा। 8, अब देखिए 8 तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, की ये इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इससे संबंधित नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है या नहीं है, तो यहाँ पर ये इससे संबंधित नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू है। 0, 0 भी नॉट बिलोंग्स टू है। क्यों नॉट बिलोंग्स टू है? क्योंकि 0 यहाँ पर है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू है, यानी कि ऐसे करके इसमें फिल कर देंगे। 2 भी बिलोंग्स है, बट जो 10 है, 10 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू है। तो बस इसको हमें सिर्फ फिल करना था, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया, मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करे दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये हमें दे रखा है, ठीक है। ए का जो समुच्चय है वो हमको दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। अब जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था 5 और यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ये फिल करना है हमको। तो ये बिलोंग्स, बस ये हमें चिन्ह बना देना है ऐसे करके, क्योंकि जो 5 है वो यहाँ है, इसमें हमें 5 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला चिन्ह बना देना है। सेकेंड हमें क्या दिया है? 8, और यहाँ पर भी ऐसे ही जगह खाली है और यहाँ ए बनाना है। ओके, एक मिनट, यहाँ ए बनाना था, ठीक है। 8 क्या इसमें है? 8 इसमें है ही नहीं। अगर हम इसमें देखें, इस ए में, तो 8 है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम ये भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास? 0, और यहाँ जगह है, फिर ये ए। अब जो 0 है, ठीक है, क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो 0 इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। अब बाकी का आप कर लेंगे स्वयं से। 4 जो है, 4 वो बिलोंग्स टू है, क्योंकि 4 इसमें है। 2 भी बिलोंग्स है, यहाँ पर सिर्फ ऐसे बिलोंग्स बना देंगे। और 10 है वो नॉट बिलोंग्स टू, यानी ऐसे बना करके कट कर देना है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है समुच्चय के रूप में, उस प्रकार से हमको लिखना है, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है, ठीक है। ए जो है, ए में क्या क्या होना चाहिए वो हमको लिखना है। तो यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी, ठीक है। इस प्रकार हम ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है हम वही लिखेंगे। ए लिखा है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने का मतलब है उसको इस प्रकार से लिखना, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में ए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा क्या है। इसमें क्या है? जो ए है, ठीक है, ए में क्या है? एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ते कैसे? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और -3 जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स है, और ये लेस देन इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के समझाती हूँ, आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा आपको। ए हमारे पास क्या है? ये ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, या फिर एक्स इस प्रकार है, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, या फिर आप सच दैट भी पढ़ सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और क्या है? जो -3 है वो लेस देन और इक्वल्स टू एक्स है, और यहाँ पर लेस देन जो x है वो लेस देन 7 है। अच्छा, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये बना सकते हैं। इसका मतलब कैसे समझेंगे? यहाँ पर जो x है, x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए? -3 से बड़ी होनी चाहिए। भाई यहाँ ऐसे मुंह खुला हुआ है, x की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है, तो -3 से तो बड़ी लेना है और 7 से छोटी संख्या लेना है। तो -3 से बड़ी। अच्छा, -3 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये कुछ इतनी संख्याएं आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो बस यही हमें लिखना है, लेकिन हमें यहाँ पर 7 नहीं लेना है। क्यों 7 नहीं लेना है? कारण समझिए, 7 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो चिन्ह ऐसे लगा हुआ था ना, ऐसे करके ऐसे, अगर ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू, तो हमें 7 भी लेना है। लेकिन अभी यहाँ पर ये चिन्ह तो ऐसे तो लगा नहीं है, इसका मतलब हमें 7 नहीं लेना है, 7 से छोटी संख्याएं लेनी है। और 7 से छोटी संख्याएं क्यों लेनी है? क्योंकि
7 जो जो x का मान है वो 7 से छोटा होना चाहिए। भाई x की तरफ ऐसे नोक निकली है, इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्याएं हैं वो 7 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ 3 की तरफ नोक निकली, इसका मतलब जो भी संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि -3 और 7 के बीच में ही x का मान होना चाहिए। लेकिन हमें -3 लेना है यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है बराबर का, इसका मतलब ये है कि ये -3 भी हमको लेना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, a बराबर, अब क्या, -3 तो हमें लेना है, -3 ले लेंगे, -2 लेना है, -1 लेना है, 0 लेना है, उसके बाद 1 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ अब 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लेते हैं। सेकंड क्या है, बी में क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम हमें प्राकृत संख्या लेना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बी वाला देखिए, यह बी, ठीक है, ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर है। तो बी के लिए हमें बनाना है, और हमें क्या बनाना है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। ठीक है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या लेना है, वो भी 6 से कम लेना है। तो 1 2 3 4 5, बस हो गया, क्योंकि 6 तो लेना ही नहीं ना, क्योंकि 6 से कम बोला है, इस वजह से हमें 1 से लेकर के 5 तक लेना है, और ये हो गया। उसके बाद क्या है, थर्ड है, थर्ड में क्या, सी। अब हमें सी समुच्चय लेना है, तो उसमें क्या है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। हमें 2 अंकों की प्राकृत संख्या लेना है, यानी नेचुरल नंबर लेना है, माइनस की संख्या नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या बोला, और प्राकृत संख्या में सारी पॉजिटिव संख्याएं ही होती हैं, तो माइनस की संख्याएं तो नहीं लेना है, प्राकृत संख्या ही लेना है, और 2 अंकों की संख्या लेनी है, यानी कि 1 अंक की भी नहीं होनी चाहिए और 3 अंक की भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या लेना है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। ठीक है, तो समझिए जरा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर थर्ड सी आंसर करेंगे, उससे पहले आपको समझाते हैं कैसे। अब ये मान लीजिए, 1 अंक की संख्या तो हमको लेना नहीं है, 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या तो 10 से शुरू होती है, 10 11 12, ठीक है, ऐसे 2 अंक की संख्या शुरू होती है। तो अगर 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 11 को आपस में जोड़ेंगे 2 आएगा, 12 को आपस में जोड़ेंगे 3 आएगा। भाई 1 और 2 मिला के 3, ऐसे ही 1 और 3 मिला के 4। तो अब 8 कहाँ पर बनेगा, क्योंकि क्या बोला था कि अंकों का जो योगफल है वो 8 है, तो 8 कहाँ पर बनेगा, 17। अगर हम 17 लें तो 1 और 7 मिला के ही तो 8 बन रहा है। ठीक है, 17 अगर लेते हैं तो 1 और 7 मिलाकर 8 बन रहा है, तो जो पहली संख्या होगी वो 17 होगी, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। ठीक, अब दूसरी संख्या कहाँ से लेंगे, अब दूसरी संख्या की बात करें तो 21 की लाइन में जाएंगे, 21 22, तो यहाँ पर भी एक संख्या ऐसी हमें मिलेगी। पता कैसे चलेगा कौन सी संख्या मिलेगी, अब 20 तो 2 की लाइन में तो गए, तो 2 तो मिला हमें। ठीक है, 2 तो मिला हमें, 2 के बाद में क्या जोड़ें, 6 जोड़ें, इसका मतलब 26, तो अगली संख्या 26, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 26। ठीक है, उसके बाद 3 की लाइन में जाते हैं, तो 3 की लाइन में 3, और 3 में क्या जोड़ें, 3 में हम जोड़ेंगे 5, तब तो 8 बनेगा, यानी कि हमें 35 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम 44 या 45 की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर 44 लिखते हैं तो 4 और 4 मिला करके कितना, 8 बन जाएगा। तो संख्याओं को जोड़ करके 8 लाना है, ऐसी संख्याएं बनानी थी, और 2 अंकों की होनी चाहिए। ये सारी संख्याएं 2 अंकों की ही है। ठीक है, अब 5 की लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 53, तो 53 जो है अगली संख्या मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब 6 और 2, ठीक है, तो 62 भी अगली संख्या है, जो कि जिनका की योग 8 है। अब कह सकते हैं 7 और 1, इसका भी योग जो है वो 8 ही रहेगा, 71 हो गया, और फिर यहाँ पर 8 और 0 80, बस इतनी संख्याएं हमें मिलेंगी। ठीक है, बस इतनी ही संख्याएं हमें मिलेंगी जो 2 अंकों की हैं और जिनका की योगफल भी 8 आ रहा है। इससे आगे हम संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद 9 की लाइन चलेगी, तो वहां तो 2 अंकों का योगफल 8 बनेगा ही नहीं, किसी प्रकार नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब यहाँ बात करते हैं डी की। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। तो एक अभाज्य संख्या लेना है, पहली बात तो हमें एक अभाज्य संख्या लेना है जो कि 60 की भाजक है। अब हम ये देखते हैं कि 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे, उससे पहले आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो 60 1 से भी कट होता है, 2 से भी कट होता है, 3 से भी कट होता है, 4 से भी कट होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से नहीं होता है, 10 से होता है, 12 से कट होता है, 15 से कट होता है, 30 से कट होता है, और स्वयं 60 से कट होता है। तो 60 के लिए ये सभी संख्याएं हैं जो 60 को डिवाइड करती हैं, कट करती हैं। ठीक है, अब हमें अभाज्य संख्याएं लेनी थी, कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 60 की भाजक हों। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 1 को तो अभाज्य संख्या मानते नहीं है, तो 2 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ 2 3 और
5। ठीक, तो बस 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य संख्या है। बाकी 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 के तो फैक्टर होते हैं, 10 के भी फैक्टर होते हैं, 12 के भी फैक्टर होते हैं, 15 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं और 60 के फैक्टर तो होते ही होते हैं। सिर्फ 2, 3 और 5 के फैक्टर नहीं होते हैं, इसलिए ये 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक, अब अगला देखिए। अब यहाँ पर ई है, ई में क्या दे रखा है? ठीक है, 5वां है, उसमें ई है। ई में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें बस जो ये लिखा हुआ है उसी को लिखना है, बस हमें ये चेक करना है कि कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखना है। ठीक, तो कैसे करना है इसको? ये 5वां ले लेते हैं, इसमें ई, हमें ई में लिखना है। तो ई में क्या? ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले टी लेना है, कमा लगाना है, आर लेना है, कमा लगाना है, आई लेना है, फिर जी लेना है, फिर ओ लेना है, फिर एन लेना है। अब ओ फिर से नहीं लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फिर से एक ओ आता है, लेकिन ओ दोबारा नहीं लेना है हमको। ठीक है, क्योंकि एक ओ हो चुका है। तो एन लेना है, एन के बाद एम लेना है, और आई, एन के बाद एम लेना है, फिर ई लेना है, क्योंकि ई अभी नहीं आया है, तो ई लेना है। और टी, तो टी नहीं लेना है क्योंकि टी एक बार आ चुका है, टी नहीं लेना है। ठीक है, तो ई के बाद में हमें आर लेना है, आर भी नहीं लेना क्योंकि आर तो ऑलरेडी आ चुका है, आर भी नहीं लेना है। हमें वाई लेना है, तो वाई हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। यानी हमें इसमें करना क्या था, फिर से समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना था हमको। तो यहाँ टी आर आई, ठीक है, इनको अलग अलग लिखना था। टी आर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, फिर से ये ओ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ओ तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हमें समुच्चय बनाना है इस वजह से। अब एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, लेकिन टी नहीं लिखेंगे। क्यों टी नहीं लिखेंगे? क्योंकि टी यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी यहाँ पर आ चुका है। वाई लिख देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो एफ है, एफ में क्या है? बिटर, बिटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको कैसे बनाएंगे? पहले पी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। ये टी नहीं लिखेंगे, फिर ये वाला ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ई यहाँ पर आ चुका है, और सिर्फ आर लिख देंगे, यानी कि बी ई टी और ये आर लिख देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ वाला जो है, जो ये एफ है, एफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे और फिर ये आर लिखेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया था ना, अब उसको कुछ इस तरह से हमें करके दिखाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3, 6, 9, 12, ठीक है, समुच्चय निर्माण हमें करना है इसका। और इसमें पहला क्या है? 3, 6, 9 और 12। अब यहाँ पर जो ये सारी संख्याएं हैं वो 3 से कट हो रही हैं, सारी की सारी संख्याएं हैं वो 3 से कट हो रही हैं और लगातार कट हो रही हैं। ठीक है, लगातार, यानी कि अगर हम कहें 3 का टेबल एक प्रकार से, तो 3 का टेबल ही 4 अंकों तक लिखा गया है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या? अब यहाँ अगर हम ये कहें, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमको दे रखा है 3 और 6, यहाँ 9 और यहाँ 12। ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 गुणे 1 तो यहाँ पर 3 हुआ होगा, फिर 3 गुणे 2 तो यहाँ पर 6 हुआ होगा, 3 गुणे 3 तो यहाँ पर 9 हुआ होगा, और यहाँ 3 गुणे 4 तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? 12 हुआ होगा। क्या ये हम कह सकते हैं? ठीक है, 3 3 3 सब जगह चल रहा है, मतलब यहाँ पर भी हम 3 लिख सकते हैं। और यहाँ संख्याएं बढ़ रही हैं, ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ हम ये n लिख सकते हैं, इसकी जगह पर n लिख सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा n है, ठीक है, जो हमारा n है वो कहाँ से कहाँ तक है? n हमारा एक तो एक, ठीक है, एक है और एक से बड़ा भी है। एक तो लेना ही लेना है, एक तो लेना ही लेना है, और एक से बड़ी संख्याएं भी लेना है। और कहाँ तक लेना है? 4, 4 से छोटी संख्याएं। अब यहाँ इस तरफ नोक निकली, इसका मतलब 4 से छोटी संख्याएं लेना है और 4 भी लेना है। ये वाला चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब 4 भी लेना है और 4 से छोटी संख्याएं भी लेना है। तो 1 से बड़ी और 4 से छोटी, जिसमें 1 भी लेना है और हमें 4 भी लेना है। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये इसका आप समझ जाएंगे कि इसको हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो हम इसको A मान लेते हैं। तो इसमें लिखना क्या है? x सच दैट x, और x जो है वो क्या है? x जो था वो 3n था। ठीक है, हमने आपको अभी समझाया कि x जो था वो हमारा 3n था। ठीक है, और जो 3n था और जो ये n है वो सारी की सारी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। ठीक है, ये सारी नेचुरल नंबर थी, प्राकृतिक संख्याएं थी। तो यहाँ पर जो ये n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वो सारी की सारी नेचुरल नंबर है और उनकी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है आगे, तो यहाँ और लिख के, यहाँ लिखना था, मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे, और लिख के क्या लिखना है हमें कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 से बड़ी
और 4 से छोटी, जिसमें 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। ठीक है, तो n जो 1 है इज लेस देन और इक्वल्स टू n, और जो n है इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो ये कुछ ऐसा लिखना है हमको। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसको ना इस तरह से लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है। अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड में क्या है, 2 4 8 16 और 32। ठीक है, 2 4 8 16 और 32। तो यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। सेकंड में है 2 4 8 16 और 32, 32। ठीक है, ये संख्या है हमारे पास। अच्छा, इस संख्या को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ 2 है, 2 की घात 1 को हम 2 लिखेंगे। अब हम कहें कि 2 की घात 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 2 की घात 3 को 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार 2 की घात 4 को 16 लिख सकते हैं। क्यों 16? क्योंकि 2 की घात 4 का मतलब 2 को हम 4 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार 2 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 32। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जब 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, तो क्या इसको 2 की घात n नहीं लिखा जा सकता? और n हमारा कहाँ से कहाँ तक है? n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 सारी नेचुरल नंबर है। तो n तो नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है? जो n है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? एक तो 1 रहेगा, जिसमें 1 भी लेना है हमको, 1 भी लेना है और 5 भी लेना है। तो 1 से लेकर के 5 के बीच की संख्याएं हैं, जिसमें 1 भी लेना है और हमें 5 भी लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना है। तो उसको लिखेंगे कैसे? इसको b मान लें या फिर इसको a b c d कुछ भी मान लें, ये आपके ऊपर है। लिखना क्या है कि x सच दैट x, और ये किस प्रकार है, 2 की घात n। जो x है वो 2 की घात n है, x बराबर 2 की घात n। जहां जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसमें क्या लिखना है कि जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है? एक तो 1 से बड़ी और 1 के बराबर है, दूसरा 5 से छोटी और उसमें हमें 5 भी लेना है। तो ये हमें लिखना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, 5 25 125 और 625। ठीक है, 5 है, 25 है, 125 है और 625 है यहाँ पर। तो अब ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है और फिर 625 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 की घात 1 5 होगा? ठीक है, 5 की घात 2 को हम 25 कह सकते हैं, और 5 की घात 3 को 125 कह सकते हैं, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिखना होगा, तो 55 25 पंचे 125। इसी प्रकार 5 की घात 4 को हम कह सकते हैं 625, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 625 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात n। ठीक है, 5 की घात n, क्योंकि ये तो सारे 5 है तो 5 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसलिए 5 की घात n। और n हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 4 तक, तो जिसमें 1 भी शामिल होगा और 4 भी शामिल होगा। ठीक है, समझ में आया? जिसमें 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। और n क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो बस ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना है, और ये आप 1-2 बार करेंगे तो मुझे लगता है आप सीख जाएंगे आसानी से। ठीक, तो इसको a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो। लिखना कैसे है, x सच दैट x, और x हमारा है क्या? x हमारा 5 टू पावर n है, तो यहाँ पर 5 की घात n लिखेंगे, जिसमें n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसके अलावा क्या है, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से और 5, 1 से और 4 के बीच में है। ठीक है, 5 नहीं भाई, 4 के बीच में है। ओके, तो ये हमें इसको लिखना था और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा सवाल है, सिंपल से क्वेश्चन है। इसका चौथा देख लेते हैं, नंबर 4 में क्या है। 4 तो वेरी इजी है। अब यहाँ पर क्या है, 2 4 6 और डैश 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 लगा दिया है। अब यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा, और यहाँ डैश 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 लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी सम प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर तो हैं, ठीक है, क्योंकि सभी पॉजिटिव संख्याएं हैं तो नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन ये सम संख्याएं भी तो हैं। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ लिखना है कि x सच दैट x, ठीक है, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, सम प्राकृत संख्या है, और ये कंप्लीट हो गया। तो ये सवाल तो वेरी इजी था, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि 2 से शुरू हो रही हैं, और जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से ही शुरू होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं, वो 2 से ही शुरू होती हैं। तो सम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं।
ठीक, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में क्या है, 149 और ऐसे डैश 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 लगाते हुए 100 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 149 और डैश 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 लगाते हुए 100 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। 149 और डैश 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 लगा के कितना, ये 100 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप समझिए, 1, यहाँ देखिए, जो ये 1 लिखा है, 1 तो ठीक है, हम ये अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ जो 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी प्रकार जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही करते 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 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 तो 100 आ जाएगा। इन्होंने हमें 149, ठीक है, बस 3 ही संख्या है, इतना ही काफी है। अब ये इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं और उन सबकी घात कितनी है, 2। उन सबकी घात 2 है। तो यहाँ हमें n यहाँ लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, n यहाँ लिखना है। n यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्याएं चल रही है और उसका स्क्वायर चल रहा है। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या है और उसका स्क्वायर है, तो प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और n की कंडीशन क्या रहेगी कि n जो है 1 से लेकर के 10 तक रहेगा, जिसमें 1 और 10 भी शामिल होंगे। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम a या b कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ a मान लेते हैं, तो यहाँ x सच दैट x, ठीक है, बराबर क्या है, n स्क्वायर। n स्क्वायर लिखना है हमको, जहां पर n जो है वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और क्या होगा, और जो n होगा, ठीक है, वो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक जाएगा। ठीक, और बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। हमें इसको सूचीबद्ध करना है, इसका मतलब इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे ना रोस्टर रूप, वैसे ही करना है हमको इसको इसमें। ठीक है, तो ए में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। अब विषम प्राकृत संख्या, जैसे यहाँ पर सम प्राकृत संख्याएं लिखी है ना, हमें विषम प्राकृत संख्याएं लिखी है, और विषम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं बोला है, इसका मतलब हमें माइनस की संख्याएं तो लेनी नहीं है, पॉजिटिव संख्याएं ही लेनी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ए, और ए में हमें लिखना क्या है, ठीक है, विषम प्राकृत संख्या यानी 1 लिखना है, 3 लिखना है और 5 लिखना है, और ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ देना है। क्यों डैश डैश लगा के छोड़ना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि कहाँ तक लिखना है, इस वजह से ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ देना है, और ये हो गया विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, इसका सेकंड क्या है, अब सेकंड में देखिए क्या बोला है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। ठीक है, x जो है वो एक पूर्णांक है, तो हमें पूर्णांक लेना है। अब पूर्णांक का मतलब क्या है, माइनस की संख्याएं भी होनी चाहिए, प्लस की संख्याएं भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है, लेकिन बटे की संख्याएं नहीं लेनी है। ठीक है, यानी परिमेय संख्याएं जो बटे वाली संख्याएं होती है वो नहीं लेना है। और लेना कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से लेकर के 9/2 के बीच की संख्याएं लेना है, जिसमें -1/2 नहीं होना चाहिए और 9/2 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी केवल बीच की संख्या लेना है। अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे निशान तो लगा नहीं है, ऐसे निशान नहीं लगा, मतलब ये संख्या और ये संख्या उसमें शामिल नहीं होगी। ठीक, अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि पहले तो हम यहाँ आपको लिख के समझाते हैं कि ये -1/2 यहाँ x और यहाँ 9/2, -1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 और ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ x है, इसको हम लिख सकते हैं 4.5। ठीक है, 4.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जो ये माइनस का 0.5 है, ठीक है, इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है, और यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बन रही है वो भी बताना है। तो अगर हम कहें पूर्ण संख्या लेना है हमको, तो यहाँ पर 0 आएगा, इसके बाद पूर्ण संख्या 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पूर्ण संख्याएं ही लेनी है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं लेनी, यानी कि बट्टे की संख्या नहीं ले सकते, ना ही पॉइंट की संख्या ले सकते। तो यहाँ पर क्या है, 0 आएगा, 1 2 3 4, और ये अब 4 के बाद तो यहाँ 4.5 है, यानी 5 तो हम ले नहीं सकते, वो तो उससे ज्यादा हो जाएगी, हमें इसके बीच की संख्या लेनी है, तो 0.5। ठीक है, और यहाँ 4.5 के बीच में सिर्फ इतनी संख्या ही आएंगी, तो उसको हम b मान लेते हैं, और यहाँ पर 0 1 2 3 4, सिर्फ इतनी संख्याएं ही हमको लेनी थी। ठीक है, अब इसका 3 क्वेश्चन नंबर है, 3 में क्या है, c दे रखा है, और c में क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। ठीक है, x एक तो पूर्णांक लेना है, जो x स्क्वायर है वो 4 से छोटा होना चाहिए और 4 भी उसमें
हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है। तो ये क्वेश्चन समझिए, थर्ड है ये और ये सी है, ये समझिए। यहाँ पर बोला है एक्स स्क्वायर है जो वो 4 से छोटी संख्या हो सकती है और 4 भी हो सकता है, पर एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि -1 मिला करके फिर से 1 बन जाएगा। अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहाँ -2 का स्क्वायर भी तो 4 आएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 भी तो 4 ही बनता है, तो ये भी तो 4 ही आएगा, ठीक। अब अगर हम कहें 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 3 वाला तो नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें 4 तो लेना है, 4 भी ले सकते हैं और 4 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते हैं, 4 से छोटी संख्या ले सकते हैं। तो 4 से छोटी कहने का मतलब ये है कि 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। तो यहाँ पर जो सी हमारा है, ठीक है, सी में हमें कौन कौन संख्या लेनी है, -2, -1, फिर 1 लेना है और फिर 2 लेना है, बस इतनी संख्याएं ही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना था और स्क्वायर करने से कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो इन सब का जब स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 से छोटा आएगा या फिर 4 ही आ जाएगा, पर यहाँ 3 नहीं ले सकते, ना -3 ना +3, उससे कोई भी बड़ी संख्या नहीं ले सकते, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 नंबर में है जो डी है, एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल शब्द का एक अक्षर इसमें क्या लिखेंगे, LOYA, और ये L हटा देंगे, ठीक है, LOYA ले लेंगे और ये L हटा देंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो यहाँ डी में क्या लिखना है, L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे और A लिखेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई में क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमें बताना है कि वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो फरवरी से ही शुरू करेंगे क्योंकि जनवरी में तो 31 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई है, ई में क्या है, यहाँ पर फरवरी लिखेंगे, ठीक है, फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, जून में नहीं होते हैं तो यहाँ जून लिखेंगे, सितंबर में नहीं होते हैं तो यहाँ पर सितंबर लिखेंगे, और नवंबर में नहीं होते हैं तो यहाँ पर नवंबर भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। भाई पूछा क्या था कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो फरवरी में नहीं होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, जून में नहीं होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं और नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं। फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की होती है, बाकी इसमें 30 होते हैं, यहाँ पर भी 30 दिन होते हैं, यहाँ भी 30 और यहाँ पर भी 30 दिन ही होते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला बचा है कि जो F है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लेना है, यानी स्वर नहीं लेना है, व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है, ठीक है, के से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं वो हमको लेना है। तो यहाँ पर जो F है, F में क्या लेना है, तो व्यंजन में क्या क्या होता है, अच्छा स्वर क्या क्या होते हैं, स्वर तो सभी को पता है ना, स्वर क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये तो स्वर होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, ये सारे निकाल दें तो जो बचे हुए पार्ट हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे अगर निकाल दें तो जो बचा हुआ पार्ट है वो व्यंजन कहलाता है। तो हमें व्यंजन ही लेने हैं, ठीक है, सिर्फ व्यंजन लेने हैं और कैसे पहले लेने हैं। तो व्यंजन ए तो नहीं लेना क्योंकि ए तो हमारा स्वर हो जाएगा, तो यहाँ पर बी लेना है, ठीक है। अभी आप स्मॉल लेटर लिख लें या कैपिटल लेटर लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बी लेना है, अच्छा उसके बाद सी भी लेना है, डी लेना है, ई नहीं लेना है क्योंकि ई जो है फिर से स्वर हो जाएगा, एफ लेना है, यहाँ पर जी लेना है और फिर H लेना है, I नहीं ले सकते क्योंकि I भी यहाँ पर स्वर हो जाएगा, उसके बाद J लेना है, फिर K नहीं लेना है क्योंकि K से पहले पहले बोला था तो हमें K नहीं लेना है, यानी B, C, D, F, G, H और J लेना है। अब B स्मॉल लेटर लिख लो, C भी स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, D ऐसे बना सकते हैं, F ऐसे, G ऐसे और H ऐसे और J ऐसे, तो चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है, समुच्चयों का सही मिलान करना है बाईं और दाईं ओर से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6 है तो इसमें से क्या सही हो सकता है। अब 1 2 3 6 है, इसका मतलब ये या तो ये A सही हो सकता है या तो ये C सही हो सकता है। तो देखिए x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है, तो यहाँ अभाज्य संख्या तो है नहीं क्योंकि यहाँ तो 6 भाज्य संख्या भी तो लिखी हुई है और एक को तो अभाज्य मानते नहीं है, तो यानी कि ये इसका नहीं है, इसका फिर ये वाला सही हो जाएगा कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है और ये सभी प्राकृत संख्या है, तो ये इससे मैच करेगा। 2 और 3 फिर इससे मैच कर जाएगा, क्यों, क्योंकि
एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है। 2 और 3 दोनों ही 6 की भाजक हैं और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये वाला इससे मैच करेगा। मैथमेटिक्स जो है वो क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। मैथमेटिक्स से ही ये समुच्चय निर्माण बना हुआ होगा। उसके बाद अब जो ये है बी वाला, ठीक है, ये इसका होगा। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7 और 9 इसमें क्या है? एक्स सच दैट एक्स सम, जो एक्स सच दैट एक्स संख्या है वो 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। हाँ, तो ठीक है कि ये 10 से कम ही तो विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये वाला इसका हो जाएगा और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके।